नमस्कार दोस्तों। 2011 में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, एडमिशन लिया। ये वो दौर था जब फेसबुक इमर्ज हो रहा था। हमें लगा कि कितने भी दूर हमारे दोस्त बैठे हों, परिजन बैठे हों, उनके साथ बातचीत हो सकती है। अपनी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं, उनके द्वारा शेयर की गई चीज़ें हम देख सकते हैं। ग्लोबल विलेज की जो कल्पना थी उसे फेसबुक पूरा करता हुआ दिख रहा था। यही वो दौर था जब एक ग्लोबल पॉलिसी प्रोग्राम ऑफिसर फेसबुक से जुड़ती हैं सारा वन विलियम्स। उसके बाद सारा वन विलियम्स फेसबुक छोड़ भी देती हैं। कुछ सालों बाद एक किताब लिखती हैं, केयरलेस पीपल। उस किताब को प्रतिबंधित करने की मांग जो है वो फेसबुक करता है। सारा वन विलियम्स उस किताब में बहुत सारे ऐसे सनसनीखेज खुलासे करते हैं जो उस वक्त फेसबुक के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अब जब 2011 की वो बात मैं बता रहा था, उससे 15 साल बीत चुके हैं। अब बहुत कुछ ऐसा है जो फेसबुक के बारे में हम कह सकते हैं जो उस वक्त हमने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा। जब हम सोच रहे थे कि फेसबुक केवल कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म है जहां हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, उसी दौरान फेसबुक हमारे डेटा चोरी कर रहा था। उसी दौरान फेसबुक म्यांमार में उस तरह के माहौल को बनाने की कोशिश कर रहा था या उस तरह के माहौल को बनाने में मददगार हो रहा था जिस माहौल ने लगभग 7 लाख रोहिंग्यास को भगा दिया, उस देश से शरणार्थी बना दिया। उसी दौरान फेसबुक जो है चाइना के अंदर एंट्री करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों की आवाज को दबाने के हिमायत कर चुका था। उसी दौरान कई देशों में फेसबुक ने प्रॉफिट कमाने के लिए लड़कियों को टारगेट किया, उनको विज्ञापन भेजे। और ये सब कैसे कर रहा था? वो डेटा चोरी करके। तो फेसबुक का पूरा जो मॉडल है बीते कुछ सालों में जब से वो डेवलप हुआ, केवल और केवल मुनाफाखोरी का मॉडल। और इस साल की शुरुआत में हम देखते हैं, बल्कि पिछले कई सालों से ये चल रहा था, इस साल क्रैकडाउन ज्यादा हैवी हो गया क्योंकि सरकार भी इसमें संलिप्त हो गई। फेसबुक ने कई अकाउंट्स जो हैं वो बंद किए। उसमें हमारे पॉलिटिक्स का फेसबुक पेज जो है वो भी बैन होता है इंडिया के अंदर। अपील करने तक की अनुमति नहीं होती, फेसबुक कुछ कहता नहीं। अरे ठीक है, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाना आपका मकसद हो सकता है, लेकिन एक लेयरिंग तो होती है, एक लाइन तो होता है। जैसे मीडिया भी बिजनेस है, लेकिन मीडिया की अपनी कुछ पाबंदियां हैं, मीडिया की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिन जिम्मेदारियों का वहन आपको करना होगा। जैसे मीडिया का काम है लोगों को जागरूक करना, लोगों तक सूचनाएं फैलाना। मीडिया को यह काम करना चाहिए, मीडिया को पीआर एजेंट नहीं बन जाना चाहिए। लेकिन मीडिया के एक बहुत बड़े तबके ने पीआर एजेंट बन जाने की कोशिश की, बल्कि बन गया, दबाव के सामने वो झुक गया। इसीलिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अब कई बार देखते हैं कि मीडिया की आलोचना, मीडिया का क्रिटिसिज्म भी हम लोग करते हैं। ऐसे में जब मीडिया रेंगने लगा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो थे उम्मीद की किरण बनकर आए। लेकिन वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं? केवल मुनाफा कमाना, केवल यही आपका ऑब्जेक्टिव रह गया है? अरे भाई, कंट्रीब्यूटर्स जो हैं, जो लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वीडियो बनाने वाले हैं, ग्राफिक्स क्रिएट करने वाले हैं, वो तमाम लोग आपके प्लेटफॉर्म को चलाते हैं। उनकी आवाज आजाद रहे, इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। लेकिन इस जिम्मेदारी से कोसों दूर दिखते हैं मार्क जुकरबर्ग, और कोसों दूर दिखता है उनका ऑर्गेनाइजेशन मेटा। बीते कुछ सालों में अलग अलग देशों में मेटा ने क्या खेल किए, भारत में क्या खेल वो कर रहा है, किस तरीके से फ्री वॉइस के कत्ल में वो शामिल है, द पॉलिटिक्स शो के इस एपिसोड में बात इन्हीं सवालों पर। सबसे पहली स्लाइड हमेशा हम दिखाते हैं, इस बार भी आपको दिखा रहे हैं। दंगाई है मेटा। क्या मेटा दंगाई है? ये सवाल क्यों उठ रहा है? वो आपको पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो आगे की स्लाइड्स में बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश भी है कि पॉलिटिक्स का अपना एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन पे आप लिख सकते हैं अपने क्षेत्र की खबरें, अपने ओपिनियंस, बिना किसी कैंची के, है ना। बस वो अश्लील नहीं होना चाहिए, नफरती नहीं होना चाहिए, किसी एक धर्म, किसी एक जाति को टारगेट करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेटरी है, अगर वो एजुकेटरी है, अगर वो एंटरटेनिंग है, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसे डाउनलोड करिए और हमारे प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िए। बात मेटा प्लेटफॉर्म की कर रहे थे। 2 तस्वीरें आपको पहली स्लाइड में दिख रही हैं, दरअसल 3। पहली, मार्क जुकरबर्ग साहब जो मेटा के फाउंडर हैं, मालिक हैं मेटा के। ये महिला कौन है आप सोच रहे होंगे? सारा वन विलियम्स, जिनका मैंने जिक्र किया, ग्लोबल पॉलिसी प्रोग्राम ऑफिसर। ये मेटा को इन्होंने ज्वाइन किया था। और तीसरी तस्वीर ये 28 मार्च 2026 की है, जब हमको मेटा एक नोटिफिकेशन देता है और कहता है कि आपका जो पेज है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आपके पेज के कंटेंट को, कि वो इंडिया में नहीं दिखेगा। और क्यों किया है? गवर्नमेंट के आदेश पर।
इसके बारे में भी एक बड़ी हास्यास्पद टिप्पणी है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे की स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं। तो साहब, इस साल जो है सैकड़ों अकाउंट्स को सरकार के इशारे पर मेटा ने बैन कर दिया। 79(3)B का हवाला दिया। कुछ अकाउंट 69 के तहत भी इन लोगों ने बैन किया। 79(3)B क्या है? सरकार को अगर कोई कंटेंट अनलॉफुल लगता है तो उसे हटाने के लिए वो मेटा को डायरेक्ट करता है। मेटा के पास 3 घंटे का समय है उस डायरेक्शन पे एक्ट करने के लिए। अगर मेटा 3 घंटे में सरकार का आदेश नहीं मानता है तो सेफ हार्बर जो मेटा का है वो खत्म हो सकता है। मतलब एक प्रोटेक्शन है मेटा के पास या तमाम इंटरमीडियरीज के पास कि भाई आपके प्लेटफॉर्म पे अगर कोई गलत, अगर कोई फेक, अगर कोई नफरती सामग्री है उसके लिए आप लायबल नहीं हैं। लेकिन अगर 3 घंटे में एक्शन नहीं लिया तो वो लायबिलिटी उनकी भी बन सकती है, ये कानून कहता है। तो सरकार के इशारे पर कई सैकड़ों अकाउंट्स जो हैं मेटा बंद कर देता है। हमारा अकाउंट फेसबुक पे मॉलिटिक्स जो है वो अकाउंट भी बैन कर दिया जाता है। इसी पूरे सिलसिले में मेटा कारण नहीं बताता है। उस वक्त भी हमको नहीं बताया जब इसने बैन किया कि भाई किस कारण से, किसने शिकायत की, क्या गलती हमने कर दी और इसने हमारा पेज जो है बैन कर दिया। सवाल ये उठता है कि आप बहुत बड़ी कंपनी हैं, बहुत बड़ी फर्म है, आपके ऊपर लाखों लोग जो हैं, करोड़ों लोग बल्कि एनरोल्ड हैं। करोड़ों लोगों को लगता है कि उनकी अभिव्यक्ति का प्लेटफॉर्म, अभिव्यक्ति का साधन आप हैं। 3 घंटे का वक्त था आपके पास, आप देख तो लेते किस कंटेंट को अनलॉफुल बताया जा रहा है और क्या वो कंटेंट अनलॉफुल था, ये आपको देखना चाहिए था। बट मेटा चोज नॉट टू डू सो। मेटा ने कहा कि भाई आदेश आया है, बंद करो, हम कहे इस पचड़े में पड़े। इसका मतलब आपको दरअसल अपने यूजर्स से कोई लेना देना है नहीं। आप डरते हैं और डरने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह का पब्लिक प्लेटफॉर्म कैसे चला सकता है, बड़ी ताज्जुब की बात है, बड़ी हैरानी की बात है। मतलब मुझे तो लगता है कि चला ही नहीं सकता। वो किसी ना किसी तरह का खेल कर रहा होता है। किस तरह के खेल, वो आपको आगे की स्लाइड में मैं बताने वाला हूं। अब ये देखिए, सारा वन विलियम्स जो थी, सारा वन विलियम्स जो ग्लोबल पॉलिसी प्रोग्राम ऑफिसर थी मेटा में, इन्होंने छोड़ दिया, बाद में किताब लिखती हैं केयरलेस पीपल, और उस केयरलेस पीपल में मेटा के तमाम कारनामों को वो दस्तावेजीकरण करती हैं उसका। इनका कहना है कि मेटा मुनाफा कमाने के लिए खतरनाक हथियार की तरह काम करती है, खतरनाक हथियार की तरह। कैम्ब्रिज एनालिटिका, आपने ये शायद नाम सुना होगा। अमेरिकी इलेक्शन, ब्रेग्जिट, इन सब में बहुत इंपैक्टफुल रोल रहा कैम्ब्रिज एनालिटिका का। था क्या? डेटा चोरी कर रहा था मेटा, और डेटा चोरी करने के बाद उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कर रहा था, और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करने के बाद जो पॉलिटिकल एड्स हैं उस तरीके से दिखा रहा था। यानी कि राय आपकी क्या होगी इसका निर्माण मेटा कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था मेटा। आप ये सोच रहे थे कि आप अपनी बातें रख रहे हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि दरअसल आपकी भावनाओं की चोरी की जा रही है। उन भावनाओं का दोहन करके आपके राय का निर्माण कर दिया जाएगा। कैसे कैसे, वो हम आगे की स्लाइड में आपको बता रहे हैं। ये देखिए, हास्यास्पद जो मैं बता रहा था वो क्या था। ये जो तस्वीर है, ब्रीफ समरी ऑफ द अनलॉफुल एक्ट, ये 28 मार्च की घटना है जब हमारा फेसबुक पेज मेटा ने इंडिया में बैन किया। 16 अप्रैल को पहली सुनवाई हुई दिल्ली हाईकोर्ट में जब हमने रिट फाइल किया। और 16 अप्रैल को मेटा क्या कहता है? 16 अप्रैल को मेटा के काउंसिल ये कहते हैं कि भाई हमें अभी पता ही नहीं है कि किस गवर्नमेंट एजेंसी के कहने पर आपका पेज जो है वो बैन किया गया। पता ही नहीं है और आपने बैन कर दिया। उनको समय चाहिए था रिप्लाई फाइल करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, 7 दिनों का समय देते हैं, 23 तारीख को, 23 अप्रैल को सुनवाई दोबारा होगी। और मेटा ने जो हलफनामा दिया है कोर्ट में, उस हलफनामे की एक लाइन आप पढ़िए। मतलब मेरा तो प्लेटफॉर्म गया, तो दुख भी था, गुस्सा भी था, लेकिन हंसी ज्यादा आ रही थी। आपको बताता हूं मेटा ने लिखा क्या है। There is a strong likelihood that certain individuals may create and circulate fake or morphed version of the said video. उससे पहले क्या लिखा है? It has been observed that a video related to the said case is being circulated on social media platforms, attracting significant public attention and reaction across the state of Maharashtra. तो महाराष्ट्र का मसला था जिसकी वजह से ये फेसबुक पेज बैन हुआ। क्या रहा है मेटा हलफनामे में कि भाई ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक वीडियो है जो वाइडली सर्कुलेट किया जा रहा है। वो वीडियो गलत नहीं था, वो वीडियो मॉर्फ्ड नहीं था, लेकिन मेटा ये कहता है, मतलब मेटा को ये कहा गया शिकायत में कि भाई जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है उस वीडियो का फेक वर्जन या फिर मॉर्फ्ड वर्जन कोई इंडिविजुअल बना सकता है, उसको सर्कुलेट कर सकता है, इसलिए इस पेज को बंद कर दो। ये शिकायत गई थी मेटा के पास महाराष्ट्र साइबर पुलिस की तरफ से, स्पेशल आईजी की तरफ से।
और मेटा ने बंद कर दिया पेज। अरे हमने जो वीडियो पब्लिश किया है वो वीडियो तो सही है ना। अब कोई और इंडिविजुअल उसका मॉर्फ्ड वर्जन या फेक वर्जन डाल रहा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? और मान लीजिए किसी केस में उस वीडियो के कारण दिक्कत हो ही रही है, लेकिन वो वीडियो सही है, आप उस वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर देते। यू रिस्ट्रिक्टेड द एंटायर पेज, और जिम्मेदारी मेटा की नहीं मानी जाएगी। गड़बड़ है, रीढ़ नहीं है आपके अंदर, इससे यह साबित होता है। तो साहब ये तो हमने अपनी घटना बताई। अब जो मैं बता रहा था आपको साल दर साल मेटा कर क्या रहा था लोगों के साथ, वो बताते हैं अगले स्लाइड्स में। साराविन विलियम्स ये हैं कौन? यूएन और न्यूजीलैंड एम्बेसी में डिप्लोमेट रही हैं ये। 2011 में जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया था, उस वक्त साराविन विलियम्स जो है मेटा ज्वाइन करती हैं। 7 साल तक ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर रही। दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से ये मिली, नीतियां बनाई। भाई ग्लोबल प्रोग्राम पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी की डायरेक्टर हैं, तो दुनिया भर के शीर्ष नेतृत्व से मिलना इनका काम था। काम करती रही, नेताओं से मिलती रही। 2018 में इन्होंने मेटा छोड़ा और किताब लिखी केयरलेस पीपल, लापरवाह लोग। और इस लापरवाह लोग किताब में साराविन विलियम्स उन तमाम खेलों को उजागर करती हैं जो मेटा प्रॉफिट कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए खेलती है आप सबके साथ। इस किताब में था क्या? 2017 में जो म्यांमार हिंसा हुआ, बल्कि 2012-13 से एक माहौल चल रहा था, म्यांमार में हिंसा चल रही थी। 2017 के आसपास पलायन करना पड़ता है रोहिंग्या मुस्लिम्स को। 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो पलायन करते हैं, बांग्लादेश जाते हैं। वियतनाम युद्ध के बाद शरणार्थियों की सबसे बड़ी संकट वाली स्थिति थी। और मेटा पर यह आरोप लगता है कि मेटा ने इस स्थिति को पैदा होने देने में सक्रिय भूमिका निभाई, कैटालिस्ट के तरीके से काम किया। हुआ क्या था? 12-13 में कई एक्सपर्ट, 2012-13 में कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो मेटा को लिखते हैं कि भाई मॉडरेट करिए आप कंटेंट को। बहुत सारे नफरती कंटेंट, बहुत सारे हिंसा को उकसाने वाले कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन मेटा ने इग्नोर कर दिया तमाम चीजों को। मॉडरेशन के लिए एक व्यक्ति था, टीम नहीं बढ़ाई उन लोगों ने। और जो वो एक व्यक्ति था वो म्यांमार के अंदर था भी नहीं, वो डबलिन के अंदर था। यूएन इन्वेस्टिगेटर जो हैं उनका क्या कहना है पता है आपको? उनका यह कहना है कि मेटा साहब इस मामले में दानव बन चुका था। मेटा वाज टर्न्ड इनटू अ बीस्ट, क्योंकि नफरती मैसेज जो थे वो ज्यादा शेयर हो रहे थे, ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा था, जाहिर है ज्यादा मुनाफा मिल रहा था मेटा को। लेकिन उन नफरती पोस्ट की वजह से एक समुदाय के लोगों में दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति नफरत भर रही थी। एक दुश्मन खड़ा हो रहा था लोगों के दिमाग में, और मेटा ने इसे होने दिया। कई चेतावनियां इसे दी गई, लेकिन मेटा उन तमाम चीजों को इग्नोर करता रहा। साराविन विलियम्स क्या लिखती हैं उस किताब में? वो लिखती हैं, अगर फेसबुक ना होता तो म्यांमार आज कहीं बेहतर देश होता। साराविन विलियम्स ग्लोबल पॉलिसी प्रोग्राम डायरेक्टर, ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर रही हैं ये। उनका कहना है कि अगर फेसबुक ना होता तो म्यांमार आज बेहतर दशा में होता। मतलब एक पूरे देश को बर्बाद करने की कोशिशों में शामिल हो गया मेटा। जाने अनजाने ये मेटा के लोग डिसाइड करें, लेकिन मेटा की एक पूर्व कर्मचारी ये बात लिख रही हैं। और जो मैं बात कह रहा था आपको, ये देखिए, यूएन फेसबुक हैज टर्न्ड इनटू अ बीस्ट इन म्यांमार। फेसबुक एक दानव बन चुका था म्यांमार में। अरे भाई, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म हैं, तमाम लोग समझते हैं कि फ्रीडम एक्सप्रेशन जो है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर वो एंजॉय कर सकते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप नफरत फैलाने की सहूलियत दे देंगे, आप कंटेंट मॉडरेट नहीं करेंगे। कंटेंट मॉडरेशन तो करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, मेटा ने ऐसा नहीं किया। अन्य देशों में भी मेटा ने यही काम किया। देखिए, चीन में फेसबुक ने क्या किया। आप सब जानते हैं कि चाइना में फेसबुक चल ही नहीं रहा है। 2009 के बाद चाइना में फेसबुक जो है वो बैन कर दिया गया। अब चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत आबादी है चाइना के पास, तो मार्क जुकरबर्ग चाहते थे कि भाई चाइना के अंदर हमारा फेसबुक जो है वो चल पड़े। इसके लिए फेसबुक पता है क्या करता है? चाइना के लिए कस्टमाइज्ड टूल बनाता है, और बाद में इसे सेंसरशिप टूल कहा गया, सस्पेंशन टूल कहा गया। इस टूल के जरिए वो सरकार को, चाइना की सरकार को इंप्रेस करना चाह रहा था। क्या टूल था? कि भाई जो कंटेंट है वो हम ब्लॉक कर सकते हैं आपके हिसाब से। यानी अगर फेसबुक को लॉन्च किया जाता है चाइना में, तो जिस कंटेंट को सरकार चाहेगी उस कंटेंट को ब्लॉक किया जा सकता है।
चीन में बैन है, इसके बावजूद मेटा ने चीन के लिए कस्टम बिल्ट सेंसरशिप टूल्स बना कर दिए जिनसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज अमेरिकन का डेटा हैंडल कर सकती थी। यूजर्स का पर्सनल डेटा चीन सरकार के साथ शेयर किया मेटा ने। यूजर्स के पोस्ट सेंसर कर सकते थे, ऐसा टूल उसने विकसित किया। दूसरे देशों के उन नागरिकों की प्राइवेसी भी तोड़ी जो चीनी लोगों के संपर्क में थे। प्राइवेसी का कोई ख्याल नहीं है मेटा को। आप लोग रोते रहिए कि हमारी प्राइवेसी चली जाएगी, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। इस तरह के जायंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपकी प्राइवेसी को बेच रहे हैं, आपको पता भी नहीं पड़ रहा है। और देखिए, कई देशों में मेटा जो है 13 से 17 साल की जो लड़कियां हैं उनको टारगेट कर रहा था। कैसे? जो लड़कियां वर्थलेस, स्टूपिड, यूजलेस, इनसिक्योर, डिफीटेड जैसे कीवर्ड्स यूज करती या अपने शरीर और वजन को लेकर परेशानी जाहिर करती, फेसबुक उनका क्या करता था? डेटा इकट्ठा, कि भाई ये तो बहुत परेशान है, तो वर्थलेस, यूजलेस इस तरह के शब्द प्रयोग कर रही है, इनसिक्योर है ये, क्योंकि वो कीवर्ड्स उसके पोस्ट में लगातार आ रहे हैं। तो फेसबुक इन तमाम लड़कियों का डाटा इकट्ठा करता था और वो इकट्ठा करके विज्ञापन कंपनियों को बेच देता था ताकि आप प्रोडक्ट खरीदें। इसका मतलब क्या हुआ पता है? आप सोचेंगे चलिए ठीक ही तो बात है, अगर मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए, मैंने रेफ्रिजरेटर सर्च किया तो मुझे वो ऐड मिल गया। यहां तक बात आपको ठीक लगेगी मोटे तौर पे, लेकिन असलियत के गड्ढे में थोड़ा सा उतरिए तो आपको पता पड़ेगा कि जो लड़कियां अपने आप को वर्थलेस, यूजलेस, इनसिक्योर कह रही थी, उनके मन में एक पीड़ा थी, उनके मन में एक भाव था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी। मेटा जब विज्ञापन बेचता है और वो कंपनियां उनको प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट दिखाती हैं तो वो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव है वो और गहरा ही होता है। मान लीजिए किसी ने अपने स्किन कॉम्प्लेक्स, जो कलर कॉम्प्लेक्स होता है, उसको लेकर कुछ चीज जाहिर की और उसे फेयर एंड लवली का ऐड दिखने लगा। फेयर एंड लवली जो है सुंदर, गोरा बना देगा क्या किसी को? सुंदर बना देगा किसी को? लेकिन ऐड का वर्जन तो ऐसा ही होता है। मतलब आपने लोगों की भावनात्मक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसको हथियार बनाया और उपभोक्तावाद के दलदल में उसे ढकेल दिया। तो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर है वो बढ़ेगी या घटेगी, आप सोच के देखिए। और अगेन, डेटा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं गुरु आप? हम अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने आप को और आप हमारा डेटा जो है बेच रहे हैं विज्ञापन कंपनियों को। यह काम है मेटा का। मेटा allegedly targeted ads at teens based on their emotional state। आप किसी की संवेदनाओं, किसी की भावनाओं का दोहन कर रहे थे। यह मेटा का काम है। मुनाफा कमाओ बस, प्राइवेसी ये सब जाए भाड़ में। फ्रीडम एक्सप्रेशन और ग्लोबल विलेज वाली जो संकल्पना है यह सब जाए चूल्हे में। मेटा को कोई लेना देना नहीं है। मेटा को चाहिए धंधा। इसके लिए लोगों को माइग्रेट होना पड़े, हिंसाएं भड़क जाएं, लोग इमोशनली एक दलदल में फंस जाएं, उपभोक्तावाद के जाल में उलझे रहें, ये सब कुछ होता रहे। मेटा को या मार्क जुकरबर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको धंधा करना है, मुनाफा कमाना है। भारत में क्या किया था मेटा ने? अभी तो जो कर रहा है सेंसरशिप, सरकार एक आदेश देती है और मेटा जो है सरकार के आदेश के हिसाब से पेजेस बैन कर देता है, सवाल तक नहीं पूछता। अरे भाई, तुम हो इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास यूजर्स हैं। हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ग्राफिक बना रहे हैं, तब तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। और हम अगर सही चीज कर रहे हैं तो भी तुम हमारे साथ खड़े नहीं होगे। ये तो गड़बड़ मामला है। मतलब कोई नैतिकता वैतिकता जैसी चीज है नहीं इन कंपनियों के पास। लेकिन ये उस तरह की इंडस्ट्री में है जहां नैतिकता सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, लेकिन नैतिकता नहीं है। हिंदुस्तान में ये पहला खेल नहीं है मेटा का। हिंदुस्तान में इससे पहले फ्री बेसिक प्रोग्राम के नाम पर मेटा ने प्रोपेगेंडा चलाया। ये क्या था? इस प्रोग्राम में सिर्फ फेसबुक की चुनी हुई वेबसाइट्स जो हैं उनको देखा जा सकता था। फ्री इंटरनेट, मतलब पैसा नहीं देना पड़ता आपको इंटरनेट कंज्यूम करने के लिए। और मेटा जिन वेबसाइट्स को चाहता उन वेबसाइट को आपको दिखाता। मेटा ने रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ ये समझौता किया था और उस पार्टनर थी रिलायंस कम्युनिकेशन। इसमें इन लोगों ने क्या कहा कि जो डिजिटल डिवाइड है कि गांव के लोग, गरीब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते इंटरनेट, उसको हम कॉप अप कर रहे हैं, उस डिजिटल डिवाइड को हम लोग कम कर रहे हैं। लेकिन दरअसल खेल क्या था? वेबसाइट किसकी दिखती इस फ्री इंटरनेट पे? आपकी चुनी हुई वेबसाइट। तो कौन सी वेबसाइट दिखानी है, कौन सी छुपानी है, वो कौन तय करता? आप तय करते। और उसके बाद कंट्रोल कर लेते पूरे मार्केट को। यह प्रोपेगेंडा था मेटा का इंडिया के अंदर। पीएमओ का सहयोग था इस प्रोग्राम को।
इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए यूजर्स को डराया गया, ट्राई को ईमेल करो, फ्री बेसिक सपोर्ट करो, नहीं किया तो इंटरनेट बंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्राई जो है वो लगातार, एक्टिविस्ट लगातार ये बात कर रहे हैं कि इंटरनेट जो है वो बड़ा सिलेक्टिव सा हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो जो इंटरनेट सबके लिए होना चाहिए उस पर एक मोनोपोली आ जाएगी, मेटा जो चाहेगा वो दिखाएगा और प्रोपेगेंडा फैलाना, अपनी अपनी चीजें फैलाना वहां पर बहुत आसान हो जाएगा मेटा के लिए, जैसा इसने अमेरिकी इलेक्शन में किया, या जैसा इसने म्यांमार में किया, या जैसा ये चाइना में करना चाहता था उस तरीके से। तो ट्राई ने हालांकि इसको बंद भी कर दिया बाद में, एक्टिविस्ट इसके लिए लड़ते रहे। तो मेटा क्या कहता है अपने यूजर्स को, भाई ट्राई को ईमेल करो, फ्री बेसिक को सपोर्ट करो, नहीं किया तो इंटरनेट बंद हो सकता है। एसएमएस कैंपेन चलाया, लिंक क्लिक करते ही सभी दोस्तों को नोटिफिकेशन पहुंच जाता था। झूठे आंकड़े पेश किए मेटा ने। फेसबुक ने दावा किया 7 जनवरी 2016 तक ट्राई को 1,70,00,000 ईमेल भेजे गए। ट्राई क्या कहता है कि भाई केवल 14 लाख सबमिशन मिले हैं, कोई 1,70,00,000 ईमेल नहीं मिले हैं। ये ट्राई का कहना था। बाद में इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। 8 फरवरी 2016 वो दिन था जब ट्राई ने फ्री बेसिक्स पर बैन लगा दिया था। इंटरनेट न्यूट्रलिटी, तो ये कह रहे थे डिजिटल डिवाइड को कम कर रहे हैं। एक्टिविस्ट का कहना था इंटरनेट न्यूट्रलिटी जो है वो खतरे में आ जाएगी। भाई हमको इंटरनेट चलाना है, हमको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये हम तय करेंगे, आप नहीं बताएंगे। आप बताएंगे तो अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से, अपने एजेंडा के हिसाब से बताएंगे आप। तो इंटरनेट न्यूट्रलिटी की बहस छिड़ी थी और वो बहस आखिरकार एक्टिविस्ट जीतते हैं। ट्राई जो है वो बैन करता है फ्री बेसिक्स, लेकिन पीएमओ की मिलीभगत जो है उसकी जांच नहीं होती है। बहरहाल ये जांच से बाहर रहा। इंडिया डील्स ब्लो टू फेसबुक इन पीपल पावर्ड नेट न्यूट्रलिटी रो। तो ये खेल था। तो अलग अलग देशों में मेटा कर क्या रहा था? म्यांमार, नफरत को फैलने दो, कर्मचारी रखो ही मत, मॉडरेशन के लिए लगातार चेतावना दी जा रही थी कि भाई आपके प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग हो रहा है, गलत कंटेंट, अनर्गल कंटेंट, नफरती कंटेंट, हेट स्प्रेडिंग कंटेंट जो है आपके प्लेटफॉर्म पे लगातार डाला जा रहा है, इसको मॉडरेट करिए। मॉडरेट कैसे करेंगे आप? आपको कर्मचारी रखने पड़ेंगे। लेकिन मेटा ने कंटेंट मॉडरेशन के लिए एक व्यक्ति रखा, वो भी म्यांमार में नहीं, डबलिन में बैठा करता था। तो फैलने दो नफरत, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्मचारी मत रखो, लोग शरणार्थी बनते हो तो बने, एक कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा होती हो तो होती रहे। म्यांमार में यह खेल था मेटा का। चीन, सरकार को डेटा दो, बाजार मिल सकता है। अरे कस्टमर, ग्राहक ही भगवान है, बचपन से हम ये लाइन पढ़ते सुनते देखते आ रहे हैं, है ना। लेकिन मेटा ने क्या कहा सरकार से, हे माई बाप, हम बेच देते हैं ग्राहकों का डेटा आपको, आप जो है हमको बाजार दे दीजिए, हमको आने दे दीजिए। चीन के अंदर अपने यूजर के साथ बिट्रेयल करके, धोखा करके मेटा ये काम कर रहा था। कस्टमाइज्ड सेंसरशिप टूल बना रहा था वो चाइनीज सरकार के लिए कि आप सर्विलांस रख सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो नैरेटिव्स के ऊपर। ये काम था चाइना के अंदर। भारत में पीएमओ से हाथ मिलाओ, प्रोपेगेंडा फैलाओ, इंटरनेट पे कब्जा हो सकता है। मोनोपोली वाली बात थी ना कि इंटरनेट स्पेस पे लोग क्या देखेंगे वो हम कंट्रोल करेंगे। जब आप सोर्सेज, जब आप वेबसाइट्स, कौन लोग देखें ये कंट्रोल कर सकते हैं, तो नैरेटिव पे आपका कंट्रोल हो सकता है। 2018 अमेरिकी इलेक्शन जो था उसमें आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला जो पूरा कंट्रोवर्सी है उसमें मेटा का यही काम था। पूरा डेटा जो है इकट्ठा करती है मेटा, हार्वेस्ट करती है डेटा, और उस डेटा की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करने के बाद उसी तरह का एड उसको दिखाया जाता है। ये काम अमेरिका में भी कर रही थी। लोगों की कमजोरी का डेटा बेचो और मुनाफा कमाओ। भावनात्मक रूप से जो लोग इंफीरियर फील कर रहे हैं उनको और इंफीरियर बनने दो, और उनकी इंफीरियरिटी में अवसर ढूंढो कि किस तरीके से हम मुनाफाखोरी कर सकते हैं। यह मेटा का काम था। सारा विन विलियम्स, और सारा विन विलियम्स की इस कोट के साथ इस शो को हम अंत की तरफ ले जाएंगे। मेटा को चलाने वाले लोग सिर्फ लापरवाह नहीं, केयरलेस पीपल, यह किताब का नाम था, याद रखिएगा। मेटा को चलाने वाले लोग सिर्फ लापरवाह नहीं बल्कि पूरी तरीके से इमोरल यानी कि अनैतिक हैं। वो अपनी टेक्नोलॉजी और बिजनेस की ताकत का इस्तेमाल करके लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। सारा विन विलियम्स जो पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर रही 2011 से 18 तक मेटा की, उनका ये कहना है। और इंसिडेंट्स ये बताते हैं कि मेटा सच में लोगों की भावनात्मक कमजोरियों का दोहन कर रहा था। मेटा सच में अपने यूजर्स का डेटा मुनाफा कमाने के लिए सरकारों को बेच रहा था। तो मेटा अनैतिक भी है, मेटा के कृत्य आपराधिक भी हैं। मेटा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। मेटा के फेसबुक या इंस्टाग्राम जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लोग अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं।
तो मेटा की जिम्मेदारी बनती है उस अभिव्यक्ति का सम्मान करे। और अभिव्यक्ति के साथ जो दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि फेक वीडियोस आ सकते हैं, मॉफ वीडियोस आ सकते हैं, नफरत फैल सकती है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है, उसको नियमित करे, उसको रेगुलेट करे, उसको कंट्रोल करे, उसको कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म डेवलप करे, किसी के आगे झुके ना। लेकिन मेटा ने चुन लिया है झुकना। झुकता क्यों है? मुनाफे के लिए। प्लेटफॉर्म को सोचना होगा, समझना होगा, और आपको भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपका डेटा कहाँ कहाँ बेचा जा चुका है, कौन कौन आपके डेटा की चोरी कर रहा है। थोड़ा सा सावधान रहिए, केयरफुल रहिए, क्योंकि सारा विलियम्स कहती हैं ये केयरलेस पीपल की दुनिया है। आपका क्या कहना है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सो अपनी राय ज़रूर रखिएगा। कोई सवाल हो तो वो भी लिखकर भेज दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।